नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम अपना जो सीरीज़ है उसको फर्दर जो है ऑनगोइंग करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे एंड लास्ट सेशन में हमने बात कर ली थी जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को हमने समझा था। क्या समझा था इसमें हमने ये समझा था कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि दो कोवेलेंट बॉन्ड जो रहते हैं उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ जाता है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है एंड खींचने की वजह से उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके बाद जो है ये बिहेव करने लगेंगे एज आ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की तरह ये बिहेव करने लगेंगे एंड फिर हमने इसको समझा था कि इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसमें कैसे निकालते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला दिया था 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी हमारी बात हो गई थी। तो आज हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइपोल। आज हम पढ़ेंगे डाइपोल। तो डाइपोल को हम समझते हैं कि डाइपोल होता क्या है, डाइपोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। दोस्तों, होता क्या है, अगर इसको हम लोग ऐसे फिजिक्स में भी देखते हैं लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डाइपोल की डेफिनेशन क्या है, तो होगा क्या कि जब बिल्कुल यही केस आपको उठा देना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब ज़्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक एलिमेंट अपनी तरफ खींच लेगा और उसकी वजह से उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ये क्योंकि सर्टेन डिस्टेंस के अपार्ट है तो इसको कहेंगे हम लोग ये डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। ये डाइपोल क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, उनको कंप्लीटली क्लोरीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। इस वजह से यहाँ पर जो चार्जेस आए पार्शियल, और इस पार्शियल चार्ज आने की वजह से ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। डाइपोल की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया जाता है तो उसको हम कह देते हैं कि ये डाइपोल आपका हो गया। तो ये हो गया बेसिकली डाइपोल। अब डाइपोल को हमने समझ लिया कि डाइपोल की डेफिनेशन क्या है, तो हम बात करेंगे एक टर्म की, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को समझते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है दोस्तों, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू होता है Q इंटू डी। अब ये Q क्या है, Q आपका चार्ज है, जो पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ है उस चार्ज को हम लोग कहेंगे Q एंड D क्या है, D आपकी है डिस्टेंस। क्या है आपकी डिस्टेंस, जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है उसको D से रिप्रेजेंट किया और जो चार्ज हो गया उसको Q से रिप्रेजेंट किया। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या आ गया, Q इंटू डी। इसको कहते हैं हमने डाइपोल मोमेंट। ध्यान देने वाली बात, डाइपोल मोमेंट जो होती है आपकी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बात आती है कि अब ये वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, लेकिन इसका एक जो है डायरेक्शंस भी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी, वो क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन भी हो साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी हो। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सब साथ साथ होगा तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे और डाइपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमने देखा कि Q इंटू डी को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू हो जाएगा वो मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो डायरेक्शन हमेशा याद रखेंगे, डायरेक्शन को लोग इस तरह से मार्क करते हैं, इस तरह से इसकी डायरेक्शन को मार्क करते हैं एंड ये जो एरो होता है ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका HCl हो गया तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी
HF हो जाएगा, HF हो जाएगा तो यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगी, CH4 हो जाएगा, CH4 यानी कि मीथेन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ये ऐसे। यहाँ पर पूछेगा डायरेक्शन क्या होगी, तो इस बार कार्बन की तरफ होगी डायरेक्शन, कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो मैंने आपसे बात की डायपोल के ऊपर एंड डायपोल मोमेंट के ऊपर, मैंने उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताई। अब हम लोग आगे फर्दर बात, दोस्तों हमने जो है डायपोल मोमेंट को समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि डायपोल मोमेंट को किसी भी मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन की डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन की बात करूं तो मैं पहले आपको बता दूं कि डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर क्वांटिटी है तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी का जो सम होता है वो कैसे निकालते हैं। लेकिन ये मेरा फर्ज है आपको बताना कि मैं इस यहाँ पर भी बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है निकालते हैं वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट। तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका μ1, पहला डायपोल मोमेंट आपका ऐसे बन गया। एक होगा ये क्या होगा, ये हो गया μ2। दूसरा आपका जो है डायपोल मोमेंट ऐसे बन गया, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है आपको थीटा। तो आपसे बोल देगा कि क्या इसका जो है रिजल्टेंट बता दीजिए। तो बात दोस्तों दो बातें आती हैं, एक चीज होती है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड एक चीज होती है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, क्योंकि डायरेक्शन अगर फिगर बनाएंगे हम तो वहां से समझ में आ जाएगा। फिजिक्स में डायरेक्शन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिर भी आप ऐसा समझ लीजिए यहाँ पर कि मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो ये बिल्कुल इस तरह से इसको खींच रहा है, एंड सिमिलरली एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये इस तरह से खींच रहा है। तो दोनों अगर आपस में इस तरह से खींचेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ऐसे बीच में जाएगा। ये हो गया म्यू रिजल्टेंट। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट। तो अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। क्या होता है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू आता है μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, ये जो फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिजल्टेंट का वैल्यू है, ये रिजल्टेंट का वैल्यू आपका डिपेंड कर रहा है इन दोनों के बीच के एंगल के ऊपर। तो अब इन दोनों के एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब मान लीजिए कि यहां पर आपने कॉस का वैल्यू 0 डिग्री रख दिया, मतलब थीटा का वैल्यू आपने 0 डिग्री रख दिया, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। अब कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तो 1 हो जाएगा, तो μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 इंटू μ2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको μ1 प्लस μ2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बन गया μ1 प्लस μ2 का होल स्क्वायर, एंड होल स्क्वायर रूट से कटेगा तो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा, क्या रिजल्टेंट आ जाएगा μ1 प्लस μ2। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। कब हो गया, जब आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री था। अगर आप इसको इस तरह समझे, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री था, तो ये जो आपका फोर्सेस डायरेक्शन में है ये इस डायरेक्शन के अलाउंग हो गया। दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन के अलाउंग हो गए तो क्या हो जाएगा, दोनों जो है फोर्सेस का सम हो जाएगा, दोनों डायपोल मोमेंट का सम हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा। अब एक चीज और समझिए, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाए तो यहाँ आपका जो रिजल्टेंट आ जाएगा, ये रिजल्टेंट की बातें हो रही हैं, रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो ये क्या हो गया, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर माइनस μ2 μ1 इंटू μ2। इसका मतलब क्या होगा, μ1 माइनस μ2 का होल स्क्वायर, μ1 माइनस μ2 का होल स्क्वायर होगा, एंड होल स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा μ1 माइनस μ2। तो 180 डिग्री में रिजल्टेंट आपका आ गया μ1 माइनस μ2। अब इसको इस फिगर से समझिए, अगर ये थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर μ1 का डायरेक्शन ये है, एंड 180 डिग्री यहाँ पर बना के ये μ2 का डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब देखेंगे दोनों जो है फोर्सेस एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो क्या होगा, तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो μ1 माइनस μ2 या फिर μ2 माइनस μ1 हो जाएगा।
जिसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा एंड उसके लॉन्ग ही मूवमेंट होगा, यानी कि उसी का लॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये दोस्तों बात हो गई आपकी मैग्नीट्यूड निकालने की डायरेक्ट डाइपोल मूवमेंट की। ठीक, तो ये आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा। एक बात दोस्तों और ध्यान रखिएगा, ये जो म्यू होता है इसका वैल्यू होता है Q इंटू डी, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसका जो यूनिट होता है इसका वो होता है डी बाई, इसको कहते हैं डी बाई। तो इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये जो है ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जो है डी बाई है, एंड वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर सम के थ्रू उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सिग्निफिकेंस थे। अब डाइपोल मूवमेंट का हम लोग यूटिलाइजेशन सीखेंगे। तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट को हम समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट को समझते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट में हम जानेंगे कि डाइपोल मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहली बार हम बात करेंगे पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की। एक चीज ये बताता है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी आपने देखा कि ये HCl जो था, ये आपका जो था एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ये डाइपोल बन गया। लेकिन ये जो होलसम मॉलिक्यूल है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, वो क्या पोलर है क्या नहीं, इसको जानने के लिए डाइपोल मूवमेंट का यूज किया जाता है। एंड जब ये डाइपोल मूवमेंट का सम जो होता है, डाइपोल मूवमेंट का जो वैल्यू हो जाता है वो जीरो हो जाता है, तो हम कह देते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो आपका नॉन पोलर है। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर है। एग्जाम्पल के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर आपका CH4 का मॉलिक्यूल, CH4 जो है ये आपका मीथेन है। मीथेन आपका जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो इसका जो बेसिकली होगा क्या, ये आपका 3D में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। इसके बीच इसका जब आप डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करने जाएंगे तो डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो हम कहेंगे क्या कि ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। एक ये इसका एप्लीकेशन हो गया। एक और दोस्तों एप्लीकेशन होता है इसका, वो होता है आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर फोकसली परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की हम बात कर देते हैं। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। वो कैसे करते हैं, उसमें होता क्या है कि जो आपका डाइपोल मोमेंट का थ्योरेटिकल वैल्यू आता है और प्रैक्टिकल वैल्यू आता है, उसका रेशियो ले लेते हैं, एंड रेशियो लेने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो जो वैल्यू आ जाता है वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जाता है। तो तीसरी एप्लीकेशन इसकी होती है टू डिटरमाइन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। टू डिटरमाइन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल ये कैसे डिटरमाइन करता है, इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। तो दोस्तों ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन करने का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। डाइपोल मोमेंट का जब वैल्यू, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जब जीरो आ जाता है तो हम कह देते हैं कि मॉलिक्यूल आपका जो है नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर होने के साथ साथ अब जीरो आएगा कब, इसके ऊपर बात करते हैं। तो जीरो आता कब है, तो जीरो तब आएगा आपका या तो लीनियर शेप हो जाए, समझ रहे हैं आप, लीनियर शेप मतलब इस टाइप की शेप बन जाए सीधा सीधा। टेट्राहेड्रल हमने केस देखा अभी CH4 का, टेट्राहेड्रल केस हो जाए, या फिर आपका जो है ट्रायंगुलर शेप हो जाए, ट्रायंगुलर बाइप्लेनर। और भी दोस्तों टाइप ऑफ शेप होता है, जब मैं अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा तो शेप्स बताऊंगा, फिर आप जो है और अच्छे से समझ पाएंगे इसको। तो होगा क्या कि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू इस तरह के आइडियल केसेस में जीरो हो जाता है। तो जीरो हो जाता है तो हम डायरेक्टली कह देते हैं। तो लेकिन लीनियर कब होगा, जैसे कि लीनियर के ऊपर बात करें तो जो है AX का जो है केस हो जाएगा, AX2 का केस हो जाएगा। जैसे कि आपका CO2 जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये लीनियर शेप का हो जाता है। टेट्राहेड्रल में AX4 का केस हो जाता है। AX4 मतलब क्या होगा, जैसे कि आपका CH4 हो गया, ठीक। सिमिलरली जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है बाइप्लेनर देखेंगे तो ये हो जाएगा PCl3 का केस हो जाएगा।
इस टाइप के केसेस में जो आपका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है। तो ये हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि ये जो मॉलिक्यूल है अगर इस टाइप के कन्फिग्रेशन में है AX2 AX4 जो है AX3 में, तो हम क्या कह देंगे कि इनका डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो ये पक्का इस शेप से बिलोंग करेंगे। कभी कभी ध्यान से समझिएगा, कभी कभी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, जैसे कि वाटर के केस में। अब वाटर का केस आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपको AX2 का केस लगेगा, आपको समझ में आएगा ये लीनियर शेप का है, लेकिन लीनियर शेप नहीं होती, ये इसकी जो शेप होती है ये हो जाती है बेंट शेप या फिर इसको वी शेप्ड कह देते हैं। बीच का एंगल होता है जो है 105 डिग्री। ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा। अभी के खाली जो है डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट के लिए समझे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेंट शेप बन जाती है। तो डाइपोल मोमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री को समझने के लिए हमें डाइपोल मोमेंट को समझना बड़ा जरूरी है। और अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो आता है तो हम आसानी से आइडियल जो शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं, ज्योमेट्री है, आइडियल ज्योमेट्री जो है वहां तक आसानी से पहुंच। तो दोस्तों चौथा एप्लीकेशन इसका होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस में डिफरेंस बताने का काम भी ये करता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए कंसीडर कर दीजिए एग्जाम्पल डाइक्लोरो इथीन का। अब डाइक्लोरो इथीन का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपका कार्बन हो गया, तो ये आपका इस टाइप से बनेगा, एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा एंड एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा एंड एक स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। एक स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। तो यहां पर देखिए डाइक्लोरो इथीन था, इसके दो स्ट्रक्चर प्रपोज्ड है। ये जो है ये आपका सिस स्ट्रक्चर है, ये इसका जो है ट्रांस स्ट्रक्चर है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ट्रांस के लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू लीस्ट होता है या फिर अबाउट टू जीरो होता है। या तो लीस्ट होगा किसका, म्यू का वैल्यू, या तो जीरो हो जाएगा। लेकिन सिस के केस में ये आपका जो म्यू का वैल्यू होता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो हमेशा ये बात जो है, जैसे कि आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका डाइपोल मूवमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में बन रही है, एक ही डायरेक्शन में बनेगी तो ये समअप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में बनेगी तो ये कैंसिल हो जाएगी। इस केस में म्यू का वैल्यू आपका जीरो हो गया। तो हमने देखा कि डाइपोल मोमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस बताने के लिए। ट्रांस के केस में म्यू का वैल्यू हमेशा जीरो होगा या फिर जीरो के अबाउट होगा, लेकिन सिस के केस में वो कभी जीरो या जीरो के अबाउट नहीं होगा। तो ये हो गया डिस्टिंग्विश पैदा करना सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर के बीच में। दोस्तों इसका एक लास्ट एप्लीकेशन और है, वो एप्लीकेशन है ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग के ऊपर। ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों होता क्या है कि बेंजीन रिंग जो होती है ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ठीक। तो यहां पर मान लीजिए कोई जो है एलिमेंट आपका अटैक, मान लीजिए क्लोरीन अटैक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं? ऑर्थो। ये हो जाता है आपका मेटा, एंड जो लास्ट वाला हो जाता है ये हो जाता है पैरा। तो क्या बताया मैंने, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में जो है एक एलिमेंट आपका लगा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये वाली जो एडजेसेंट पोजीशन होती है इसको कहते हैं ऑर्थो। ये वाली पोजीशन जो होती है इसको कहते हैं मेटा, एंड जो ये अपोजिट हो जाती है इसको कह देते हैं पैरा। तो ये हो जाता है तीन तीन पोजीशन। अब समझिएगा ध्यान से, होता क्या है कि मान लीजिए यहां पर ये आपका स्ट्रक्चर है, यहां पर क्लोरीन अटैक है एंड सिमिलरली यहां पर भी क्लोरीन अटैक है। सिमिलरली ये आपका जो है ये क्लोरीन है, यहां पर दो जगह क्लोरीन है, एंड थर्ड स्ट्रक्चर ऐसे हो गया आपका, एंड यहां पर क्लोरीन है एंड यहां पर क्लोरीन है, और आपसे पूछ दिया जाए कि इन तीन स्ट्रक्चर का ऑर्डर अरेंज करो, किसमें सबसे जो है
डाइपोल मूवमेंट के अबाउट, मतलब डाइपोल मूवमेंट किसमें लीस्ट है किसमें मैक्सिमम, ये बताने को पूछ दिया जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जो है हमेशा डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है आपका ऑर्थो में, देन होता है आपका जो है मेटा में, एंड सबसे लीस्ट होता है पैरा में। ठीक, क्या बताया मैंने कि सबसे ज्यादा होता है ऑर्थो में, फिर होता है मेटा में, फिर होता है पैरा में, लीस्ट होता है पैरा में, मैक्सिमम होता है ऑर्थो में। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये इस टाइप से डायरेक्शन बन जाएगी तो रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एंगल बीच का ज्यादा है तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आएगा, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ तो एकदम अपोजिट है, तो 180 डिग्री का केस है तो इसके लिए सबसे कम जो हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि डाइपोल इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, आपको स्ट्रक्चर बना के सीधा सीधा पूछ लेगा कि इनका ऑर्डर अरेंज कीजिए, या फिर इस टाइप से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, वो आपका हो जाएगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोलराइजेशन का मतलब क्या हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है आपका जो है आयनिक कैरेक्टर का कोवेलेंट कैरेक्टर में चेंज हो जाना। मतलब आयनिक बॉन्ड जो था वो आयनिक बॉन्ड कितना कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, उसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर शोन इन आयनिक बॉन्ड। अभी हमने कोवेलेंट बॉन्ड में देखा था, पहले हमने बात की थी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की। अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर की। तो ये बेसिकली ये जो कंसेप्ट होता है इसको डील करते हैं हम लोग फेजान रूल से। फेजान रूल से, अब फेजान रूल क्या होता है कि जैसे कि होता क्या है कि ये मान लीजिए आपका कैटायन है, ये आपका जो है कैटायन है, एंड ये कंपैरेटिवली आपका एनायन है। तो हम जानते हैं कि कैटायन का साइज जो होता है वो छोटा होता है, एनायन का साइज आपका बड़ा होता है। तो होगा क्या कि ये जो कैटायन एनायन है ये जब आपस में पास आएंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहेंगे तो होगा क्या कि एनायन के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस कैटायनिक चार्ज की वजह से इसके अबाउट आके इस टाइप की शेप का फॉर्मेशन करेगा। ये जो कैटायन था ये दोनों पास में आए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने जो है का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, एंड ओरिएंटेशन जो है चेंज हुआ और वो कुछ इस तरह से आ गया। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिए, इसकी वजह से ये कोवेलेंट नेचर को शो करेगा। तो ये हो गया इसका रीजन कि ये क्यों जो है कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में आता है। क्यों आता है? फेजान रूल की वजह से आता है। फेजान रूल क्या कहता है कि कैटायन एंड एनायन जब आपस में आते हैं पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, तो कैटायन जो होता है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींच लेता है एंड इस टाइप की ओरिएंटेशन कर लेता है। तो ओरिएंटेशन होने की वजह से यहाँ पर आपका कोवेलेंट नेचर जो है फॉर्म हो जाता है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह जो डिटरमाइंड करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइंड करेंगे इस कोवेलेंट कैरेक्टर को। तो पहला फैक्टर है वो है चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज ऑफ कैटायन तो हमेशा याद रखेंगे चार्ज ऑफ कैटायन। अब समझिए इसको इस कंसेप्ट से कि अगर चार्ज ऑफ कैटायन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, एंड ज्यादा पोलराइजेशन करेगा तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो मोर द चार्ज मोर पोलराइजेशन, मोर चार्ज मोर पोलराइजेशन। सेकंड कंसेप्ट, सेकंड चीज हो जाएगी, सेकंड फैक्टर आपका साइज ऑफ कैटायन। क्या हो जाएगा? साइज ऑफ कैटायन। अब साइज ऑफ कैटायन में क्या हो जाएगा कि अब समझिए कि साइज ऑफ कैटायन दोस्तों अगर मैं बात करूं तो साइज ऑफ कैटायन में एक चीज याद रखिएगा, साइज ऑफ कैटायन मैं उस रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं जब चार्ज आपका सेम होगा। जैसे कि अगर आपसे किसी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स बोल दी जाए, जैसे कि यहां पर बी एम जी सी एंड सो ऑन नीचे वाले, तो आपसे बोल दिया जाए कि ये आपके जो है एलिमेंट्स हैं, एंड यहां पर आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, कौन सा कम करेगा। अब देखिए चार्ज सब में सेम है, तब ये कंसेप्ट आ जाएगा आपका साइज का। तो साइज जिसका छोटा होगा, साइज जिसका स्मॉल होगा कैटायन का, वो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, यानी कि मोर पोलराइजेशन।
स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर पोलराइजेशन, हाइयर द चार्ज ऑफ कैटायन मोर पोलराइजेशन। थर्ड फैक्टर होगा, थर्ड फैक्टर के ऊपर बात करें तो थर्ड फैक्टर आपका साइज ऑफ एनायन के ऊपर आ जाएगा। तो साइज ऑफ एनायन को हम देखें तो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना आसानी से ये पोलराइज हो जाएगा। तो मोर द साइज ऑफ कैटायन, मोर द साइज ऑफ एनायन मोर पोलराइजेशन, मोर द साइज ऑफ एनायन मोर पोलराइजेशन। दोस्तों एक लास्ट फैक्टर जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करता है, मैं यहां लिख देता हूं, वो होता है कन्फिगरेशन ऑफ कैटायन, कन्फिगरेशन ऑफ कैटायन। अभी कन्फिगरेशन ऑफ कैटायन क्या है और ये कैसे इफेक्ट करेगा इसको समझते हैं। कन्फिगरेशन ऑफ कैटायन दोस्तों कैसे इफेक्ट करता है मैं आपको बताता हूं। होता क्या है कि जो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, वो सारे एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद लास्ट शेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ज्यादा पोलराइजेशन करते हैं एज कंपेयर टू अदर कैटायंस। फिर से बोल रहा हूं, वो सारे एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो जो है ज्यादा पोलराइजेशन करेंगे एज कंपेयर टू बाकी एलिमेंट्स, बाकी कैटायंस। जैसे कि आपका Na+ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2,8 एंड ये आपका जो है यहां पर हो जाएगा कॉपर प्लस, कॉपर प्लस का कन्फिगरेशन हो गया 2,8,18, तो ये ज्यादा पोलराइजेशन करेगा एज कंपेयर टू Na+ जिसका कन्फिगरेशन होता है आपका 2 and 8। तो ये हो गया पोलराइजेशन का कंसेप्ट। पोलराइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। तो ये आपको कुछ मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं। इसमें आपको करना क्या है, इसको आपको अरेंज करना है जो है पोलराइजेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में पोलराइजेशन के। तो आइए डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है कि इसमें किसका लीस्ट पोलराइजेशन होगा, किसका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर सबसे लीस्ट किसका होगा, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका सब में एनायन जो है वो कॉमन पड़ा हुआ है। तो एनायन कॉमन है तो हम कैटायन के ऊपर जाएंगे एंड कैटायन के ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये Na के ऊपर क्या है, Na के ऊपर आपका +1 चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर आपका जो है +2 चार्ज है एंड अल्मोनियम के ऊपर आपका +3 चार्ज है। और अभी हमने बात की कि चार्ज ऑफ कैटायन पे कैसे पोलराइजेशन डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया जितना ज्यादा आपका चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो इसका ऑर्डर आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा NaCl, देन फिर आपका आ जाएगा MgCl2, देन आपका आ जाएगा AlCl3। तो ये होगा आपका पहले वाले का ऑर्डर। अब सेकंड वाले पर आते हैं। तो अब सेकंड वाले को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका कैटायन जो है वो सब में कॉमन दे रखा है। तो जब जो चीज कॉमन होती है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब हम एनायन के ऊपर डील करते हैं। तो एनायन के ऊपर देखेंगे तो कैटायन के ऊपर चार्ज भी सब में सेम है। एनायन के ऊपर आप देखेंगे तो ये फ्लोरीन है, ये आपका ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। तो हम जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एनायन का साइज जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज आपका इंक्रीज करता है। तो साइज इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर एनायन का जो साइज है उसका ऊपर से नीचे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा जो एनायन जिसका साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका CF2, देन फिर आपका फ्लोरीन के बाद आपका क्लोरीन आता है, फिर आपका जो है ब्रोमीन आता है, लास्ट में आपका आयोडीन आता है। तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ एनायन हमने इसको अरेंज कर दिया। तो ये हो गया आपका दूसरे वाले का ऑर्डर। लास्ट वाले को देखते हैं। तो लास्ट वाले में आप देखेंगे तो यहां पर फिर से आपका जो है कॉमन है, यहां पर आपका फिर से आपका जो है कॉमन हो गया जो है एनायन। अब एनायन आपका कॉमन हो गया तो यहां पर बात आ जाएगी, यहां पर किसकी बात आ जाएगी, यहां पर आप फिर डील करेंगे एक चीज से जो है वो है कैटायन। अब कैटायन से हम डील करते हैं तो ध्यान से देखिए, क्या इस केस में आपको कुछ दिख रहा है, दिखने का मतलब क्या हुआ, क्या ये चार्ज का केस है क्या, नहीं दोस्तों, यहां पर कैटायन का साइज का खेल है, साइज का खेल है। तो जैसे हम जानते हैं इसमें सबसे छोटा साइज किसका होगा, वो होगा लिथियम का। तो साइज के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करेंगे, जितना छोटा साइज उतना जो है ज्यादा पोलराइजेशन। तो यहां पर साइज के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करेंगे तो जितना छोटा साइज है तो सबसे छोटा आपका जो है लिथियम क्लोराइड हो जाएगा, फिर आपका बेरिलियम क्लोराइड हो जाएगा, देन आपका
बोरॉन क्लोराइड हो जाएगा एंड लास्ट में आपका CCl4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कोवेलेंट, करेक्ट। तो कैटायन की साइज के अकॉर्डिंगली दोस्तों आपने अरेंज कर दिया, तो ये आपका ऑर्डर, देखिए ये आपका ऑर्डर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बात आ गई, ये जो है एक पीरियड के अलोंग के एलिमेंट्स हैं एंड मैंने आपको सडन अरेंजमेंट करके दे दिया, तो ये आपका नहीं होगा। पीरियड के अलोंग जाने पर हमने बात की थी पहले भी कि पीरियड के अलोंग जाने पर साइज आपका डिक्रीज करता है, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? सबसे छोटा साइज आपका कार्बन का होगा। तो ये अरेंजमेंट ऐसे नहीं होगा, ये रिवर्स ऑर्डर में अरेंजमेंट हो जाएगा। पोलराइजेशन आपका जो है सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, देन फिर आपका इसका हो जाएगा, देन फिर आपका इसका हो जाएगा। तो ये जो है अरेंजमेंट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन का साइज। तो ये सारी चीजें हो गई। तो आपने एक चीज और नोटिस किया होगा दोस्तों, इस टाइप के प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें जो साइज वाला कंसेप्ट है और जो चार्ज और मूवमेंट वाला कंसेप्ट है, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का बेसिकली कंसेप्ट है, वो आना बड़ा जरूरी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है और आपने वो कंसेप्ट जो है नहीं सीखे हैं, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई क्वेरी रह गई है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।